जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों यदि आप भी क्लास 12वीं के छात्र हैं और 2025 में यदि आप बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आपने सही वीडियो पर क्लिक किया है। देखिए 24 फरवरी से आप लोग का पेपर शुरू होने वाला है और आपके हाथों में बस 1 या 2 दिन का समय बचा है। अब इसी समय में आपको बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, क्योंकि बहुत कुछ जानने से और बहुत कुछ सीखने से ही आपका नंबर बेहतरीन बनेगा। आज की इस वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं कि हिंदी का कॉपी लिखने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है और सबसे आसान तरीका क्या है। क्योंकि देखिए मेरे भाई, मैं खुद 12th का एग्जाम दिया हूं, खुद हिंदी का कॉपी लिख के आया हूं और मुझे 96 नंबर प्राप्त हुए थे। मैं कैसे कॉपी लिख कर आया हूं, कैसे आपको लिख कर आना है, क्या आसान तरीका है, क्या बेहतरीन तरीका है, उस सब चीज की जानकारी मैं आपको आज की इस वीडियो में देने वाला हूं। देखिए पूरा का पूरा नंबर मिलेगा यदि आप इस ढंग से, इस तरीके से आप अपने बोर्ड का कॉपी लिख कर आते हैं। तो देखिए ये मेरे पास 2024 और 25 का मॉडल पेपर है, अर्थात पेपर ही है और ये पेपर भी है और साथ में कॉपी भी है। मैं दोनों तरीके से करके आपको दिखाने वाला हूं कि आपको कैसे करना है और मैं पूरा गारंटी लेता हूं, 100% की गारंटी से आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा। ये मेरी गारंटी है, ठीक है ना। चलिए समय को बर्बाद ना करते हुए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए मेरे भाई, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा मैं कि आपको एमसीक्यू क्वेश्चन उत्तर पुस्तिका में कैसे लिखना है, फिर गद्यांश कैसे करना है, पद्यांश कैसे करना है, जीवन परिचय कैसे करना है, निबंध कैसे करना है, आवेदन पत्र कैसे लिखना है, मतलब A to Z चीज, वहां तक कि खंड काव्य भी कैसे करना है। उसके बाद बहुत सारे टॉपिक है जो कि आज की इस वीडियो में आपका मैं क्लियर कराने वाला हूं, ठीक है ना। सॉरी, थोड़ा सा सरक गया, यहां पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपको कॉपी यहां पर लिखने का तरीका जानने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले कॉपी में आप शुरू यहीं से करेंगे तो आप सबसे पहले हेडिंग डालिएगा खंड का। क्या डालिएगा? खंड का। और मैं जिस कलर से जो चीज लिखा हूं उसी कलर से आपको यूज करना है, उसी कलर का पेन यूज करना है, ब्लैक और ब्लू, ठीक है ना। चलिए देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 में आपसे 5 एमसीक्यू पूछा जाएगा, क, ख, ग, घ और अंग। इनको कैसे करना ध्यान दीजिए। सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 और यहां पर स्टार बना देना है और यहां पर स्टार बना देना है। आपको मैंने कई बार बताया है कि ये वाला स्टार बिल्कुल मत बनाइएगा, ऐसे ही स्टार बनाइएगा। फिर टोटल पहला में कितने क्वेश्चन है? 5 क्वेश्चन है, क से अंग तक। तो क, ख, ग, घ और अंग, ठीक। अब जैसे मान जाइए पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा के उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो संपूर्णानंद है, यानी कि दूसरा ऑप्शन सही है। तो कैसे लिखेंगे? ऐसे दूसरा दाग देंगे और संपूर्णानंद लिख देंगे। समझ में एमसीक्यू कैसे लिखना है। ख नंबर क्वेश्चन है कि लल्लूलाल की रचना है, तो प्रेम सागर है, यानी कि दूसरा ही है, तो यहां पर दूसरा लिखकर प्रेम सागर लिख देंगे, ठीक। ग नंबर क्वेश्चन है कि पर्दा कहानी के लेखक हैं, तो यशपाल हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है, तो चौथा लिखकर यशपाल लिख देंगे। ऐसे आपको करना है, ठीक। फिर घ नंबर क्वेश्चन है कि आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो विष्णु प्रभाकर हैं, तो यहां पर घ का पहला डाल के विष्णु प्रभाकर लिख देंगे। फिर अंग नंबर क्वेश्चन है कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, यानी कि चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही होगा। अगर आप ऐसे करके आते हैं तो भैया डायरेक्ट टू डायरेक्ट सिग्नेचर मारा जाएगा और डायरेक्ट टू डायरेक्ट आपको 5 का 5 नंबर इसका दे दिया जाएगा, ठीक। चलिए उसी प्रकार प्रश्नोत्तर संख्या दूसरा डालना है, प्रश्नोत्तर संख्या 1 होने के बाद, और देख लीजिए प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर दूसरा है, दूसरा के अंदर भी 5 क्वेश्चन है क से अंग तक, तो क, ख, ग, घ और अंग, ऐसे लिख दिया। अब क नंबर क्वेश्चन है कि कमायनी किस युग की रचना है, तो क्षयवादी युग की रचना, यानी कि दूसरा, तो दूसरा लिख के क्षयवादी युग लिख देंगे। ख नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से कौन सा प्रगतिवादी युग का है, तो अग्रदास है, यानी कि पहला, तो पहला अग्रदास मैंने लिख दिया। ऐसे आपको सजा के लिखना है। ग नंबर क्वेश्चन है कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो 1943 ईस्वी है, यानी कि दूसरा, तो मैंने वो लिख दिया। घ नंबर क्वेश्चन है कि द्विवेदी युग की रचना नहीं है, तो द्विवेदी की रचना नहीं है, कमायनी नहीं है, तो भैया चौथा कमायनी मैंने लिख दिया। ऐसे तो करना है। जैसे लास्ट क्वेश्चन है कि अर्थछाप के कवियों का संबंध है भक्ति काल की, तो कृष्ण भक्ति सखा से, यानी कि चौथा ऑप्शन, तो मैंने यहां पर चौथा लिख दिया। ऐसे आपको एमसीक्यू लिखना है अपने पेपर में। तो आपको समझ में आया कैसे आपको अपने पेपर में एमसीक्यू लिखना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखना है, उसका क्या तरीका है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 तक कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है
कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। एक ये गद्यांश दिया है अथवा करके एक ये गद्यांश दिया है, किसी दोनों में से कोई एक करना है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर हम अगर मान लीजिए ये वाला कर रहे हैं तो टीचर को पता कैसे चलेगा जो कॉपी चेक करेगा कि मैं ये वाला किया हूं कि ये वाला किया हूं। मतलब इसमें बहुत झमेला है, बहुत तरीका, बच्चों को तरीका मालूम नहीं है। तो चलिए मैं सिखाता हूं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल देना प्रश्नोत्तर संख्या 3। अगर मान लीजिए आप ये वाला कर रहे हैं या ये वाला कर रहे हैं तो आपको कैसे उनको टीचर को बताना है कि आप कौन सा कर रहे हैं। तो बेस्ट तरीका यही है कि जो गद्यांश आप कर रहे हैं, गद्यांश के शुरुआती का एक शब्द लिख दीजिए धरती, फिर बीच में डॉट डॉट कर दीजिए और उस गद्यांश के लास्ट शब्द आवश्यक है वो मैंने लिख दिया। अब टीचर इतना देखते ही पहचान जाएगा कि ये वाला गद्यांश किया है। अगर ये वाला करता तो यहां पर सबसे पहले अशोक लिखता, फिर डॉट डॉट लिखकर लास्ट में लिख देता बेकार है, ऐसे करता। समझ में बात आ रही है? चलिए अब देखिए नीचे 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे गद्यांश के नीचे। इन 5 क्वेश्चनों को कैसे करना है वो भी ध्यान दीजिएगा। पहले में आपसे संदर्भ लिखने के लिए बोला जाएगा, फिर दूसरा में क्वेश्चन, तीसरा में रेखा के तंत्र की व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा, या चौथा में क्वेश्चन और पांचवा में क्वेश्चन बोला जाएगा। ठीक है ना? देखिए मैं कई बार बता चुका हूं कि संदर्भ आपको खुद से याद करना होता है, रेखा के तंत्र की व्याख्या खुद से बनानी होती है, और ये जो दूसरा, चौथा, पांचवा ये जो 3 क्वेश्चन होते हैं इनका आंसर आपको इसी में मिलता है, गद्यांश में मिलता है। चलिए इनको कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले ये वाला आपको काम करने के बाद पहला क्वेश्चन है, पहला दाग के संदर्भ ऐसे हेडिंग डाल देना है, क्योंकि देखिए साफ साफ बोला गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो यहां पर संदर्भ हेडिंग डाल देना है। अब जो आप संदर्भ याद किए वो लिख डालो कि प्रस्तुत गद्यांश हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में उपस्थित राष्ट्र के स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता कौन है? वासुदेव शरण अग्रवाल है। इसमें मेन चीज क्या है? ये मेन चीज है और ये मेन चीज है। तो जो मेन चीज होते हैं उसे ब्लैक पेन से लिखा जाता है, क्योंकि चैप्टर का नाम मेन है और उसका रचयिता मेन है, तो मैंने दोनों कौन से कलर से लिख दिया? ब्लैक पेन से लिख दिया। ठीक है ना? चलिए अब दूसरा क्वेश्चन पर ध्यान देने वाली बात है। इसमें दूसरा क्वेश्चन पूछा गया कि धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है। तो यहां पर ध्यान दीजिए, इस गद्यांश में इसका आंसर है कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है। तो मैंने यहीं से लिख दिया कि दूसरा का आंसर लिखकर, उत्तर लिखकर, कि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं जिनके कारण वह क्या दिखाई देती है? वसुंधरा कहलाती है। अब तीसरा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा रेखा के तंत्र की व्याख्या करने के लिए बोलता है, तो आपको तीसरा लिखकर रेखा के तंत्र की व्याख्या ऐसा लिखकर नीचे अंडरलाइन करके हेडिंग बना देना है। अब उसके बाद यहां से लेकर यहां तक क्या किया गया भैया? अंडरलाइन किया गया है। यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया है, यानी कि यहां से यहां तक का आपको व्याख्या करना है। अब यहां से यहां तक आप पढ़ो और पढ़ने के बाद आपके मन में जो भावना इसके प्रति उत्पन्न हो रही है आप वो यहां पर क्या कर दो? लिख दो। मैंने शॉर्टकट में लिख दिया समझाने के लिए कि धरती माता ने अनेक जीवों के लिए अनेक सुविधा प्रदान की। शॉर्टकट, ठीक, आपको समझाने के लिए। मेरा उद्देश्य इस वीडियो में क्या है? कॉपी लिखने का तरीका बताना, आंसर नहीं बताना। ठीक, चलिए अब ये चौथा पांचवा सेम ये तीसरे क्वेश्चन जैसा, दूसरे क्वेश्चन जैसा होगा। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन में दूसरा का उत्तर लिख के मैंने ये लिखा, वैसे ही चौथा पांचवा का होगा। समझ गई मेरी बात? अब आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर में गद्यांश को कैसे हल करना है, गद्यांश को कैसे लिखना है। ठीक, चलिए अब पद्यांश की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपसे पद्यांश पूछा जाएगा। इसमें बोला जाएगा कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 2 पद्यांश दिया जाएगा, जैसे गद्यांश 2 है उसी तरह पद्यांश 2, एक ये दिया जाएगा, एक अथवा करके ये दिया जाएगा। अब आपको कैसे अपने कॉपी में करना है वो ध्यान दीजिएगा। देखिए ज्यादा डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम गद्यांश वाला होगा, बस थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा। ठीक है, तो प्रश्नोत्तर संख्या यहां पर चौथा डाल देना है। अब मान लीजिए कि मैं जो पद्यांश है ये वाला पद्यांश कर रहा हूं, तो उसे कैसे मैं बताऊंगा कि ये वाला कर रहा हूं? तो पहला का एक शब्द दुर्बलता मैंने लिख दिया। ऐसे तो आप 2-3 शब्द लिख सकते हो तो मैंने लिख दिया दुर्बलता का ही चिन्ह। लिखने के बाद डॉट डॉट कर दिया, फिर लास्ट वाला जो शब्द है करने पाऊं वो भी मैंने यहां पर लिख दिया। पहला क्वेश्चन पद्यांश का संदर्भ बोला गया है, तो आप संदर्भ हेडिंग डाल देंगे और वैसे ही लिख देंगे जैसे हमने गद्यांश का लिखा था। रेखा के तरंस की व्याख्या के लिए बोला गया है, तो जैसे हमने यहाँ पर गद्यांश में किया वैसे ही पद्यांश में कर देंगे। और उसके बाद ये बचे 3 क्वेश्चन, तो इनका आंसर आप कैसे लिखेंगे? ऐसे ही जैसे ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर आप लिखे थे गद्यांश में। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गद्यांश और पद्यांश कैसे हल करना है। देखिए समय ज्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। अगर समय बर्बाद करना होता, वीडियो लॉन्ग बनाना होता, तो मैं पूरा का पूरा पद्यांश लिखकर फिर से उसे समझाने लगता। लेकिन मैं जान रहा हूं कि गद्यांश और पद्यांश को सेम तरीके से करना है, तो समय बर्बाद क्यों करें? ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत सारे टॉपिक लिखना सीखना है ना, इसलिए समय बर्बाद नहीं करना। चलिए अब आते हैं आगे।
4 नंबर क्वेश्चन तक तो हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं और 5 नंबर क्वेश्चन में आपसे बोला जाएगा, 5 में 2 क्वेश्चन होगा, क और ख। क में लेखक का जीवन परिचय, ख में कवि का जीवन परिचय। 5वां का क में बोला जाएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 3 दिया जाएगा, उसमें से कोई एक करना होगा। अब आपको कैसे लिखना है पेपर में वो ध्यान दीजिएगा। और एक बात याद रखिएगा, जो जिस तरह आप लेखक का लिखना है उसी तरह कवि का लिखना है। इसमें कोई बदलाव नहीं है, 1% का बदलाव नहीं है। जैसे लेखक का बताऊंगा वैसे ही कवि का भी लिखना है। मैं बस एक ही बता रहा हूं लेखक का, उसी तरह आप कवि का भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसको देख लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल देना है, क्योंकि 5वां का क कर रहे हैं तो आप हेडिंग डाल दीजिए कि प्रश्नोत्तर संख्या 5वां का क। अब यहां पर 3 दिए गए हैं लेखक का। अब इसमें से आप जिसका कर रहे हैं उसका यहां पर आप नाम लिखिएगा। मैं पहला वाला का कर रहा हूं तो यहां पर लिख दिया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आप दूसरा वाला करते तो यहां पर आप लिख देते दूसरा और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे लिख देते। तो मैंने यहां पर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख दिया। अब आपको कैसे लिखना है आगे वो ध्यान दीजिए। यहां पर संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालना है। ये लिखने के बाद एक लाइन छोड़ के संक्षिप्त परिचय आपको हेडिंग डालना है। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालने के बाद बगल में स्टार बना देना। याद रखिएगा, नाम के स्टार नहीं बनाना है, प्रश्नोत्तर संख्या स्टार बनाना है और संक्षिप्त परिचय पे स्टार बनाना है। ठीक, उसके बाद यहां पर टोटल कितने हेडिंग डालना है? 6 हेडिंग डालना है। पूरा नाम, जन्म, जन्म स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचना है। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पूरा नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। रामचंद्र शुक्ल बोल रहा हूं, सॉरी। तो पूरा नाम क्या है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। जन्म कब हुआ था? 19 अगस्त 1907 में। जन्म स्थान कहां? तो बलिया, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम अनमोल द्विवेदी। मृत्यु कब हुई थी? 19 को। रचनाएं क्या है? अशोक का फूल और बाणभट्ट की आत्मकथा। ये 5 लिख देना है। और लिखने के बाद यहां पर आपको अंडरलाइन ऐसे लाइन खींच देना है। 2 लाइन खींचना है एकदम सटा के। देखिए अब तो गलत हो गया, टेढ़ हो गया। आप स्केल से खींच लेना, स्केल से एकदम सटा के 2 लाइन बराबर खींच लेना। किस कलर से? ब्लैक पेन से, रेड पेन से नहीं। ठीक है ना? इतना लिखने के बाद अब आपको एक लाइन छोड़ के यहां पर हेडिंग डाल देना है जीवन परिचय। अब आपने जो जीवन परिचय याद किया है वो यहां पर लिख डालो। जीवन परिचय मान जाओ कि 1 पेज आपने लिख दिया, उसके बाद हेडिंग डाल देना रचनाएं। क्या हेडिंग डाल देना? रचनाएं। मैं भूल गया था, रचनाएं यहां पर हेडिंग डाल देना और उनकी जितनी रचनाएं याद किए थे वो रचनाएं लिख देना। अगर इस तरह जीवन परिचय लिख कर आते हो लेखक और कवि दोनों का, तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरा का पूरा 5 नंबर आपको मिलेगा और टीचर बहुत खुश हो जाएगा ये कॉपी देखकर आपका। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है ना? चलिए, तो 5वां का क भी आप कर ही लेंगे, 5वां का ख तो आप कर ही लेंगे क्योंकि सेम है। अब आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि पूछा जाता है बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। ठीक है ना? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर हेडिंग डाल के क्या हम डायरेक्ट लिखना शुरू कर दें या प्रश्नोत्तर संख्या डाल के डायरेक्ट हम उसका बहादुर कहानी या पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिखना शुरू कर दें। तो नहीं, कैसे करना है वो ध्यान दीजिए, क्योंकि 5 नंबर की बात है। सबसे पहले तो आपको हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 6 और उसके बाद दोनों तरफ स्टार बना देना है। एक लाइन छोड़ के अब आप जिस कहानी का उद्देश्य लिख रहे हो वो यहां पर लिख दीजिए। बहादुर कहानी का उद्देश्य लिख रहा हूं मैं, यहां पर बहादुर लिख दिया। पंचलाइट का लिख रहे हैं तो आप यहां पर पंचलाइट कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए। लाठी कहानी का लिख रहे हैं तो यहां पर लाठी कहानी का उद्देश्य लिख लीजिए। ध्रुव यात्रा लिख रहे हैं तो यहां पर ध्रुव यात्रा कहानी का उद्देश्य लिख दीजिए। ऐसे आपको लिखना है। अब इतना हेडिंग डालने के बाद आपने उसका जो उद्देश्य तैयार किया है, जो याद किया है, वो आप यहां पर लिख डालो। हो गया आपका काम। कहां आपको लगता है कि कॉपी लिखना भारी है? कोई नहीं। आज जितने भी यूट्यूब पर ये हार्ड तरीके बता रहे हैं ना भैया, सबको गोली मारो। जो मैं बता रहा हूं बस इसको ध्यान में रखो और इसी तरह जाके अपने बोर्ड एग्जाम में करके आओ। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका 1 नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि भैया मैं खुद हासिल किया हूं ना, मैं खुद से लिख कर आया हूं और खुद मुझे बेहतरीन से बेहतरीन नंबर मिला है। तो मैं बेहतरीन नंबर मुझे जब मिला है तो मैं दिला भी सकता हूं। तो विश्वास करो और मेरे विश्वास के ऊपर ऐसे कॉपी लिख कर आना। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि बढ़िया से बढ़िया परसेंटेज आपको मिलेगा। ठीक है ना? चलिए अब बात करते हैं, यहां पर हमारा ये कहानी का उद्देश्य तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा जाएगा स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब आपको मैंने कई बार बताया कि खंड काव्य आपके जिले के अनुसार होता है। आप जिस जिले में पढ़ते हो उस जिले में अलग अलग खंड काव्य होता है। जैसे मैं बलिया जिले में पढ़ता हूं तो बलिया जिले में सत्य की जीत खंड काव्य पढ़नी होती है। कौन सी खंड काव्य? सत्य की जीत खंड काव्य। और यहां पर 7 नंबर क्वेश्चन में प्रत्येक खंड काव्य से टोटल कितने खंड काव्य होते हैं? टोटल यहां पर 6 खंड काव्य होते हैं और 6 खंड काव्य से 2-2 क्वेश्चन आते हैं। अब इस 6 क्वेश्चन में आप देख लो कि कौन से आपके खंड काव्य थे। जैसे मेरा खंड काव्य क्या है? सत्य का जीत।
तो सत्यजित से 2 क्वेश्चन आया है, एक ये क्वेश्चन और एक ये क्वेश्चन, अथवा म करके, या तो ये कर दो या तो ये कर दो। सत्यजित खंड काव्य के आधार पर द्रौपदी का चरित्र चित्रण कीजिए या सत्यजित खंड काव्य की कथा वस्तु लिखिए। अब देखो ये एक में खंड काव्य बता रहा हूं, आप ये मत सोचना कि अब ये जिस जिला का उसी वही वाले करेंगे, नहीं। आप सभी लोग को जितने भी आप जिले में उसे मत फर्क नहीं पड़ता, आप उत्तर प्रदेश में रहते हो ना उतना काफी है, पूरा उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं। तो मैं एक बता रहा हूं और इसी तरह आपको पूरा का पूरा करना है, ठीक है ना। तो चलिए उससे भी देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आपको प्रश्नोत्तर संख्या 7 यहां पर हेडिंग डाल देना है, दोनों तरफ स्टार बना लेना है। अब क्वेश्चन के आंसर लिखने से पहले आपके जिले का कौन सा खंड काव्य है यह भी बताना जरूरी है। तो मेरे जिले का खंड काव्य क्या है? सत्यजित। तो मैंने वो भी हेडिंग डाल दिया और दोनों तरफ स्टार बना दिया। मान लीजिए आपके यहाँ का खंड काव्य त्यागपथी था तो आप यहाँ पर त्यागपथी लिखते। अगर आपके यहाँ के खंड काव्य क्या था? स्वर्ण कुमार था तो आप यहाँ पर स्वर्ण कुमार लिखते। समझ गए? अब मेरे खंड काव्य से 2 क्वेश्चन आया है, एक ये पहला वाला क्वेश्चन और ये दूसरा वाला क्वेश्चन। इन दोनों में से कोई एक करना है। तो मुझे मान लीजिए पहला वाला करना है, ये वाला करना है। तो मैं यहाँ पर पहला का उत्तर डाल के मैं उसका यहाँ पर आंसर लिख दूंगा। बस यही काम करना है, इससे ज्यादा आपको कोई काम नहीं करना है। इतना में आप खुश रहिएगा, मुझे पता है, और पूरा का पूरा नंबर मिलेगा ये भी मुझे पता है, और 100% की गारंटी से पूरा नंबर मिलेगा। ठीक है ना। चलिए अब आगे हम बात करेंगे। आगे का सारा टॉपिक आसान है, जैसे मैंने तरीका बताया वैसे ही आपको करना है। अब जो मेन टॉपिक है उनकी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की आवेदन पत्र की, जो कि यहां पर आपको दिख ही गया। तो देखिए आपके पेपर में 13 नंबर क्वेश्चन में बोला जाएगा कि बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक का आवेदन पत्र लिखिए। ये पहला, और एक और दिया जाएगा, 2 आवेदन पत्र दिया जाएगा। किसी एक आवेदन पत्र को आपको करना होगा। कैसे करना है वो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हेडिंग डाल देना है प्रश्नोत्तर संख्या 13, फिर यहां पर हेडिंग डाल देना आवेदन पत्र। अब आप जो कर रहे हो, ये मतलब नहीं है कि आप ये वाला कर रहे हो कि ये वाला कर रहे हो, जो कर रहे हो आप यहां से लिखना चालू कर दो। मैंने लिख दिया सेवा में, और यहां पर अपना पूरा कंटेंट क्या करो, लिख डालो। समझ मेरी बात? इस तरह आपको आवेदन पत्र करना है। अब अगला है क्वेश्चन नंबर 14। तो आपको अगला हेडिंग डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 14, जिसमें आपसे बोला जाएगा कि निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए। अब ये 5 दिया जाएगा, किसी एक पर आपको निबंध लिखना है। जैसे मान जाओ मैं पहले वाले पर निबंध लिख रहा हूं, तो यहां पर पहला वाला का नाम क्या है? देश में बेरोजगारी की समस्या। तो मैं सबसे पहले हेडिंग डाल दूंगा देश में बेरोजगारी की समस्या, और इसके बाद यहां से अपना कंटेंट लिखना चालू करो जो निबंध तैयार किए हो। तो ऐसे हेडिंग डाल डाल के आपको लिखना है। ये नहीं कि प्रश्नोत्तर संख्या 14 डाल दिए और यहीं से निबंध चालू कर दिए, नहीं, गलत हो जाएगा। एक लाइन छोड़ के पहले उसका हेडिंग डाल दो जिस टॉपिक पे आप लिख रहे हो, उसके बाद लिखना शुरू करो। ऐसे यदि आप पेपर या अपना कॉपी लिख कर आते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं मेरे भाई कि आपका बोर्ड एग्जाम में तहलका मच जाएगा। और टेंशन मत लीजिए, आपको पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा यदि ये तरीका आप अपने पेपर में आजमा कर आते हैं तो। चलिए दोस्तों को बता दीजिए कि हमारे चैनल पर टॉपिक के साथ साथ सब कुछ बताया जा रहा है, पेपर कैसे लिखना है। अब मैं वीडियो बनाऊंगा कि पेपर में जब एग्जाम देने जाना है तो क्या क्या लेकर जाना है, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो ऐसे चीज छोड़ देते हैं जिससे उनको बहुत दिक्कत होती है। तो ये वीडियो आज शाम तक या कल तक आ जाएगा कि आप अगर आप पेपर देने जाने वाले हैं तो आपको क्या क्या ले जाना चाहिए, एडमिट कार्ड प्लस में क्या क्या, और पेपर में क्या गलती नहीं करनी चाहिए, इसके ऊपर भी वीडियो आएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना है जिससे हर वीडियो आपको मिल सके। तब तक के लिए हमें जाने की इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।